अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स जिसका उन्वान है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। कोर्स कोड नंबर है 1339। कोर्स कोड नंबर है 1339, 1339। यूनिट 1 हम पढ़ रहे हैं इस किताब के अंदर। आज अभी इससे पहले हम 3 लेक्चर जा चुके हैं इस किताब के। हम थ्योरेटिकल लेक्चर कवर कर चुके हैं। एक स्टूडेंट का हमारे पास मैसेज आया है कि सर आप साथ साथ समझाते भी रहें, तो अब मैं कोशिश करूंगा उसको अपने अल्फाज में बयान कर दूंगा, किताबी लैंग्वेज से हटकर। ठीक है, आपको अब प्रॉब्लम की तरफ लेके जाता हूं ताकि आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाएं। चलें, अब हम चलते हैं, किताब को खोलते हैं। हमने लास्ट अपने लेक्चर में कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी जिसमें हमने बताया था प्रोफेशन क्या होता है, पेशा होता है। यानी जैसे कोई अकाउंटेंट होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो अपनी खिदमत देता है। कोई जो है चीफ अकाउंटेंट होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई वकील होता है, कोई डॉक्टर होता है। ये सब क्या है, प्रोफेशन है। कोई कारपेंटर होता है, कोई लोहार होता है, ठीक है, गोल्ड स्मिथ होता है जो होता है। ये सारे के सारे क्या हैं, पेशे हैं। और जब ये पेशे पैसा लेकर काम करें तो फिर ये पेशे बन जाते हैं। अगर यही लोग फ्री में सर्विसेज करें तो फिर प्रोफेशन नहीं होता इनका, पेशा नहीं कहलाता, वो एक सोशल खिदमात होती हैं। लेकिन जब कोई शख्स अपनी किसी महारत को सेल करता है किसी दूसरे शख्स को बाइवस पैसों के, तो वो पेशा कहलाता है। ठीक है, हमने इसके अंदर आपको आपकी किताब के मुताबिक बनाया था, चूँकि स्टूडेंट ने कहा है आप अपने अल्फाज में बताएं। जैसे कि मैं एक वकील हूँ। अब मेरे पास एक शख्स आता है, सर ये मेरी ज़मीन है जिस पे कब्ज़ा हो गया है, लिहाजा इसका केस आप कोर्ट में फ़ाइल करें। मैं उसके डॉक्यूमेंट की स्टडी करता हूँ, फ़ाइल का मुताला करता हूँ, और फिर उसको इस काम करने के लिए जिसके लिए वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है, यानी केस फाइल करने के लिए, मैं उसको अपनी फ़ीस बताता हूँ कि मेरी फ़ीस इतनी है। अगर वो राज़ी हो जाता है मेरी फ़ीस के ऊपर तो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एग्रीमेंट साइन हो जाता है, और मैं उसके लिए काम करता हूँ कोर्ट में उसकी ज़मीन को छुड़ाने के लिए, और उसके बदल में वो मुझे पैसा देता है। यानी मैं अपनी सर्विसेज उसको सेल कर रहा हूँ, वो मेरी सर्विसेज ख़रीद रहा है। मैं सेल कर रहा हूँ सर्विसेज, खिदमात को, वो मेरी खिदमत जो है ख़रीद रहा है। मैं अपनी खिदमत के अगेंस्ट में आमदनी कमा रहा हूँ, उससे फ़ीस ले रहा हूँ। वो मेरी सर्विसेज ख़रीदने के अगेंस्ट में जो परचेज़ कर रहा है मेरी सर्विसेज के अगेंस्ट में पेमेंट कर रहा है मुझे। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने दे दी है। डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर जो है अपनी खिदमत मुहैया करता है अपने पेशेंट को, मरीज़ों को, और अपनी फ़ीस लेता है। जब डॉक्टर आपको देख लेता है और दवाई सजेस्ट कर देता है तो फिर डॉक्टर आपसे फ़ीस लेता है, यानी उसने अपनी सर्विसेज आपको सेल करी हैं, आपने उसकी सर्विसेज ख़रीदी हैं। इन दोनों के बीच में पैसों का लेन देन होता है। डॉक्टर को जो आप पैसे पे करते हैं अपनी डॉक्टर की सर्विस ख़रीदने के अगेंस्ट में, तो वो डॉक्टर की आमदनी होती है, उसकी फ़ीस होती है, वो उसकी आमदनी होती है। इसी तरीके से आप जो है सर्विस ख़रीद रहा होता है, उसकी पेमेंट करते हैं, तो ये आपकी कॉस्ट होती है। इन कॉस्ट और इस दोनों के बीच में जो फ़र्क होता है, ठीक है, आपको समझ में आ गई। सर्विसेज क्या होती हैं, जब कोई शख्स अपनी खिदमत पैसों के एवज सेल करता है तो वो प्रोफेशन कहलाती हैं। ये मैंने आज अब दूसरी पॉइंट बताया था 3.2, जो कि हम बता चुके हैं अपने पिछले लेक्चर में। आपकी बुक के हिसाब से जो बुक में लिखा था वो हमने पढ़ दिया था। अब मैं आपको शॉर्ट में अपने अल्फाज बता रहा हूँ। इन्होंने बताया है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़, दो इंसानी सरगर्मियाँ दो किस्म की होती हैं। एक जो होती है माशी सरगर्मी, ऐसी सरगर्मी जिसके एवज़ में पैसा मिलता है, और दूसरी सरगर्मी जो होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, गैर माशी सरगर्मी, जो फ्री में की जाती है, जिसके अगेंस्ट में कोई पैसा नहीं आता। अगर हम कोई अपनी खिदमत किसी शख्स को देते हैं तो उसको कहते हैं हम सेल करना, अपनी सर्विसेज हम सेल कर रहे हैं, और उसके अगेंस्ट में हम उससे फ़ीस या आमदनी लेते हैं। उससे जो हम फ़ीस लेते हैं वो हमारी आमदनी होती है। इसी तरह कोई शख्स हमारी खिदमत ले रहा होता है तो वो हमारी खिदमत परचेज़ कर रहा होता है, उसके अगेंस्ट में वो पेमेंट कर रहा होता है। ठीक है, जब हम कोई काम फ्री में किसी दोस्त वगैरह का कर देते हैं, मैं फ़र्ज़ करें इलेक्ट्रीशियन हूँ और मैं जो है लोगों की जो कॉल पर जाता हूँ और उनकी बिजली सही करके अपने पैसे ले लेता हूँ, तो ये मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी। लेकिन कोई मेरा दोस्त कहता है कि यार मेरे घर की बिजली ख़राब हो गई, सही कर दो, और मैं उसकी घर की बिजली फ्री में जो है सही कर देता हूँ, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती, बल्कि वो सोशल एक्टिविटीज़ होती है। सोशल एक्टिविटीज़ में कोई पैसा नहीं लिया था माशरे की सर में।
ठीक है। इसी तरह इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी पैसों वाली एक्टिविटी को दो हिस्सों में बांटा गया है, किताब बता रही है आपको। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ह्यूमन एक्टिविटीज दो किस्म की होती हैं, एक माशी सरगर्मी और गैर माशी सरगर्मी। माशी सरगर्मी पैसा लेकर की जाती है, गैर माशी सरगर्मी फ्री में की जाती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी माशी सरगर्मी में दो चीज़ें होती हैं, एक प्रोफेशन होता है और एक बिजनेस होता है। प्रोफेशन में क्या होता है, कोई शख्स अब कारीगर है, कोई किसी शोबे में माहिर है, वो अपना पैसा लेके काम करता है तो वो उसका प्रोफेशन होता है, जो पैसा लेता है अपने काम के अगेंस्ट में वही उसकी आमदनी होती है। दूसरा कारोबार होता है बिजनेस। बिजनेस की दो किस्में बताई उन्होंने, एक इंडस्ट्री होती है, बड़े पैमाने पर कारोबार होता है जहाँ पर कोई अशिया बनाई जाती है, और एक कॉमर्स होती है जहाँ पर कोई अशिया बनाई नहीं जाती बल्कि होलसेल मार्केट से बनी बनाई अशिया खरीद के लाते हैं और उसको अपनी दुकान पर कुछ ज़्यादा मुनाफा रखकर उसको ग्राहकों को बेचते हैं। ठीक है, ये कॉमर्स जो है इसमें बनी बनाई अशिया हम कहीं से लाते हैं, होलसेल मार्केट से खरीद के लाते हैं और अपनी खुर्दा फरोश यानी परचून की दुकान पर रखकर सेल करते हैं। तो जो बनी बनाई तैयार शक्ल में जो अशिया होती हैं उसको हम खरीद के लाते हैं, बिना किसी शक्ल उसकी बदले में हम उसको सेल करते हैं और उससे मुनाफा कमाते हैं। इंडस्ट्री में क्या होता है, कुछ खाम माल लाया जाता है, खाम माल पर लेबर लगाई जाती है, लेबर की मदद से उस खाम माल को किसी ख़ास प्रोडक्ट में तब्दील किया जाता है। जो प्रोडक्ट तैयार होती है वो फिनिश गुड्स कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे माल तैयार किया, कोई अशिया या कोई गुड्स वगैरह बनाया जाता है और यहाँ पर बना बनाया माल लाकर सेल किया जाता है। कॉमर्स की भी दो शक्लें बताइए, एक ट्रेड होती है और एक एड टू ट्रेड होती है। ट्रेड का मतलब होता है खरीदो फरोख्त, दो ही एक्शन होते हैं। एक रिटेल स्टोर वाला होलसेल मार्केट से पहले खरीदता है, एक आदमी ख़रीदता है और दूसरा आदमी सेल करता है, उसको ट्रेड कहते हैं। ठीक है, अगर मैं बाज़ार जाता हूँ, बाज़ार से बनियान ख़रीदता हूँ तो मैं ख़रीद रहा हूँ बनियान, तो मैं परचेज़र हूँ और जो सेल कर रहा है मुझे मेरे लिए वो सेलर है। तो मार्केट में जब भी ट्रेड होती है दो रुख होते हैं, सेल एंड परचेज़। जहाँ भी सेल और परचेज़ हो रही है अगेंस्ट दी पैसा उसमें ट्रांसफ़र हो रहा है सेल, तो वो ट्रेड कहलाएगी। और दूसरा जो उसकी किस्म है कॉमर्स की यानी मर्चेंडाइज़ की, कॉमर्स में मर्चेंडाइज या ट्रेडिंग, एड्स टू ट्रेड। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये हमारी इस ट्रेड को मदद देती है। एड टू ट्रेड क्या होती है, बैंकिंग इदारे अपने कारोबारी आदमी को पैसा लोन प्रोवाइड करते हैं ज़रूरत के वक्त, उनके पैसों को ट्रांसफ़र करते हैं, उनकी वसूलियाबी करते हैं, उनके बिलों की पेमेंट करते हैं बैंक इदारे। इंश्योरेंस के इदारे कारोबार को कभी कभार लॉस हो जाता है, ख़तरा हो जाता है, आग वगैरह लग जाती है तो इस बात की गारंटी देते हैं, अगर आग अगर लग गई, आपका नुकसान हो गया तो हम नुकसान पूरा करेंगे। इसी तरह गोदामकारी के इदारे होते हैं, वो अपने गोदाम प्रोवाइड करते हैं कारोबारी इदारों को कि आप अपनी इजाफी अशिया, ज़ख़ीराशुदा अशिया हमारे गोदामों में रखें और उसके अगेंस्ट में वो किराया लेते हैं। इसी तरह रोड्स होते हैं, सड़कें होती हैं, सड़कें माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए काम होती है। ये सब क्या है, एड्स टू ट्रेड यानी ट्रेड के अंदर मदद देने वाले, इमदाद देने वाले जो चीज़ें होती हैं वो एड टू ट्रेड कहलाती हैं। आगे चलते हैं। अब इन्होंने बिज़नेस के बारे में बताया ऐसी कोई भी माशी सरगर्मी जिसका मकसद मुनाफा कमाना हो, या ऐसी कोई भी माशी सरगर्मी जो रेवेन्यू पैदा करे, उसे हम बिज़नेस कहते हैं। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी या माशी सरगर्मी जिसका मकसद मुनाफा कमाना हो, जिससे कोई रेवेन्यू पैदा हो रही हो, वो बिज़नेस कहलाती है। ठीक है, फिर दूसरा बताया था उन्होंने ट्रांजेक्शन माने कारोबारी लेन देन। जब हम मार्केट में अशिया ख़रीदने जाते हैं तो एक आदमी ख़रीदता है और दूसरा आदमी सेल करता है। जब दोनों आदमी के दरमियान किसी एक ख़ास प्राइस पे कोई सौदा तय हो जाता है, यानी ख़रीदार और फरोशंदे यानी सेल करने वाले और परचेज़र के बीच में किसी ख़ास प्राइस पे किसी प्रोडक्ट का सौदा हो जाता है, तो उस सौदे को बोलते हैं ट्रांजेक्शन यानी लेन देन। एक आदमी अशिया लेता है और दूसरा आदमी दे रहा होता है उसकी। इसी तरह पैसे जिसके पास अशिया आती है वो पेमेंट करता है, जिसके पास से अशिया जाती है वो वसूलियाबी करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन्स। तीसरी हमने टर्मिनोलॉजी जो है बताई नहीं थी अपने लास्ट ये लेक्चर यहाँ से रुक गए। ड्राइंग, कारोबार में जब मालिक पैसा लगाता है तो उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जब भी कोई कारोबार शुरू करता है तो मालिक कुछ पैसे लगा के शुरू करता है, उस लगाए हुए पैसों को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, और दूसरे अल्फाज में उसको कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है, मालिक के लगाए हुए पैसों को इन्वेस्टमेंट या कैपिटल कहते हैं। और जब मालिक कुछ सामान या पैसा अपने कारोबार से अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकाल लेता है तो उसको हम डी इन्वेस्टमेंट कहते हैं या ड्राइंग कहते हैं। जब भी मालिक ज़ाती इस्तेमाल के लिए
कारोबार के गल्ले से कुछ पैसा निकाल लेता है, या बैंक अकाउंट से अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसा निकाल लेता है, या कारोबार में सामान है तो अपने ज़ाती इस्तेमाल के कुछ सामान निकाल लेता है, तो वो चीज़ ड्राइंग कहलाती है अकाउंटिंग में। ठीक है, ये मैंने अपने अल्फाज में बता रहा हूँ। तीसरी है गुड्स या मर्चेंडाइज। मैंने इससे पहले भी बता चुका हूँ, गुड्स और मर्चेंडाइज। गुड्स या मर्चेंडाइज दोनों एक ही नाम होते हैं, और एक ही नाम होते हैं जिसका मकसद ये है कि वो अशिया जिसका हम कारोबार कर रहे हैं, गुड्स और मर्चेंडाइज वो होती हैं वो अशिया जिसका हम कारोबार कर रहे हैं, जिनको दोबारा बेचने की नीयत से ख़रीदा जाता है। ऐसी अशिया जिसको हम ख़रीदते हैं कि अब इसको हम दोबारा रीसेल करेंगे ज़्यादा कीमत रख कर, ताकि हम मुनाफा कमा सकें, तो उन अशिया को हम कहते हैं मर्चेंडाइज़। किसी भी हर कारोबार में मर्चेंडाइज़ ज़रूर होती है, अगर वो जो है फिज़िकल गुड्स का कारोबार है। जैसे फर्नीचर की दुकान है, फर्नीचर सेल करते हैं। अगर कोई शख्स अपनी दुकान पर फर्नीचर ख़रीद कर मार्केट से ख़रीद के इस नीयत से लाता है कि इस फर्नीचर को मैं आगे ग्राहकों को बेचूंगा मुनाफा लगा के ज़्यादा कीमत पर, तो वो उस कारोबार की जो है मर्चेंडाइज या गुड्स कहलाएगी। लेकिन अगर फर्नीचर कारोबार में इस्तेमाल करने के लिए लेकर आता है, उसका कोई कारोबार नहीं कर रहा होता, तो ला के रख देते हैं, तो वो जो है फिर कारोबार का ऑपरेटिंग असेट्स होगा, गुड्स या मर्चेंडाइज नहीं कहलाएगी। गुड्स और मर्चेंडाइज कहलाने के लिए ज़रूरी है कि उस कारोबार की डीलिंग हो रही है उस चीज़ के अंदर। यानी अगर मेडिकल की स्टोर की दुकान है तो मेडिकल स्टोर किस में डील करता है, दवाइयाँ बेचने में। पहले दवाइयाँ ख़रीद के लेकर आता है और फिर दवाइयों बेचता है, तो ये दवाइयाँ ख़रीद के जितनी लाता है तो मर्चेंडाइज कहलाएगा, क्योंकि मकसद रीसेल करना है, मुनाफा रख कर इसको रीसेल करना है, तो उसी को मर्चेंडाइज कहते हैं। कारोबार किसी भी नौइयत का हो, भले वो परचून का कारोबार हो, भले ठेले पर आम बेच रहे हैं, भले आप किनू बेच रहे हैं ठेले पे, लेकिन इस नीयत से ख़रीद के लेकर आते हैं बाज़ार से कि इसको हमें बेचूंगा, रीसेल करूंगा ज़्यादा कीमत पर, तो वो कारोबार की मर्चेंडाइज या गुड्स कहलाएगी, याद रख लें। तो जब भी कारोबार की बुक में हम मर्चेंडाइज या गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं तो परचेज़ के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। कारोबार की बुक में या अकाउंटिंग की बुक में परचेज़ का लफ्ज़ सिर्फ मर्चेंडाइज या गुड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जब मर्चेंडाइज या गुड्स को हम रीसेल करते हैं मुनाफा कमाने के लिए, तो उसके लिए हम लफ्ज़ जो है मर्चेंडाइज का इस्तेमाल नहीं करते, ना गुड्स का करते, अपने रिकॉर्ड में सेल का लफ्ज़ लिखते हैं। तो याद रख लें, कारोबार में हमेशा मर्चेंडाइज या गुड्स के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा कारोबारी रिकॉर्ड में इंदराज करने में, ख़रीदते वक्त परचेज़ किया जाएगा, बेचते वक्त सेल की जाएगा। और बाकी कोई भी चीज़ अगर आप बेचते हैं जो आपके यूज़ में होती है, उसके नाम से ही रिकॉर्ड की जाएगी। अगर उसको ख़रीदते हैं तो उसके नाम से रिकॉर्ड की जाएगी, अगर उसको बेचते हैं तो उसके नाम से रिकॉर्ड की जाएगी। सेल और परचेज़ का लफ्ज़ सिर्फ मर्चेंडाइज के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, मैंने बड़ी डिटेल में आपको बता दिया है। अगर मैं फ़र्नीचर बाज़ार से मेरी फ़र्नीचर की दुकान है, वहाँ रख कर मैं फ़र्नीचर बेचता हूँ, और मैं बाज़ार से फ़र्नीचर ख़रीद के लेकर आता हूँ, अपनी दुकान में सजा कर रख देता हूँ बेचने के लिए, तो ये फ़र्नीचर मेरा क्या है, मर्चेंडाइज़ है। लेकिन अगर मैं कुछ फ़र्नीचर लेकर आता हूँ, टेबल ख़रीद के लाता हूँ, कुर्सियाँ लेकर आता हूँ अपने इस्तेमाल के लिए कि मैं इसमें बैठ के कारोबार करूँगा, तो वो फ़र्नीचर मेरी मर्चेंडाइज़ नहीं होगी, क्योंकि वो बेचने की नीयत से नहीं ख़रीदी गई, वो मेरा कारोबार चलाने का असासा कहलाएगा, असेट्स कहलाएगा। उसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑपरेटिंग असेट्स। ऐसा असेट्स जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका हम कोई कारोबार नहीं कर रहे, वो ऑपरेटिंग असेट्स होता है। और वो तमाम असेट्स जिसका हम कारोबार कर रहे हैं, यानी जिसको हम ख़रीद के ला रहे हैं, वो हमारी मर्चेंडाइज या गुड्स कहलाएगी, और उसको कारोबारी बुक में ख़रीदते वक्त परचेज़ के नाम से और बेचते वक्त सेल के नाम से रिकॉर्ड करें। बहुत मैंने डिटेल में बता दिया है। आगे चलते हैं। आगे टर्म है आपकी, क्योंकि ये टर्म जो अकाउंटिंग में वर्ड इस्तेमाल है मैं बता रहा हूँ, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। इन वर्डों के अगर मतलब नहीं हो आएगा आपको, तो आपको हर सवाल में अकाउंटिंग मुश्किल लगेगी। इनको इसी लेक्चर के अंदर शुरू में ही जान लें। हर कारोबार की, हर फील्ड की कोई ना कोई कुछ अल्फाज होते हैं जो उस फील्ड में ख़ास मफहूम रखते हैं। जनरली आम तौर पर उनके कोई भी मानी हो, लेकिन उस फील्ड में उनके ख़ास मानी होते हैं, इसलिए उनको जानना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, ये बात आप याद रख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। हर कारोबार, इसको बोलते हैं टर्मिनोलॉजीज़, इस्तिलाहात। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कारोबारी इस्तिलाहात, यानी अकाउंटिंग में इस्तेमाल होने वाले अल्फाजों के क्या मतलब होते हैं कारोबार में या अकाउंटिंग के अंदर, वो मतलब हम जान रहे हैं। आम ज़बान में उनके कुछ भी मतलब हो। अब ड्राइंग का मतलब मैंने बताया है, ड्राइंग से मुराद जब मालिक ज़ाती इस्तेमाल के लिए कारोबार से कुछ पैसा निकाल ले या कुछ अशिया निकाल ले, तो उसको हम अकाउंटिंग में ड्राइंग कहते हैं, जो मालिक की इन्वेस्टमेंट को कम कर देती है। आम ज़बान में ड्राइंग का लफ्ज़ तो बनाना होता है, कोई नक्शे वगैरह, कोई डिज़ाइन वगैरह बनाना होता है, लेकिन कारोबार के अंदर ड्राइंग का लफ्ज़ मालिक अपनी इन्वेस्टमेंट निकालता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब आगे आ रही है परचेजेस। मैंने अभी बता भी दिया परचेज के बारे में। जब हम मर्चेंडाइज या गुड्स को कारोबारी बुक में लिखते हैं, रिकॉर्ड खरीदते हैं, खरीदते वक्त रिकॉर्ड करते हैं मर्चेंडाइज को या बुक को, तो हम परचेज के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इसमें बस यही मतलब है इसका। मैं आपको आप इसको पढ़ लीजिएगा, नज़र आ रहा होगा। स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि आप अपने अल्फाज में समझाएं। ठीक है, अगर हम मार्केट से कोई चीज़, जैसे हमारा परचून की दुकान है, जितना भी दाल चावल अपनी दुकान पे ला के रखते हैं, सर्फ पत्ती जितनी भी दुकान में ला के रखते हैं, और इसका मकसद होता है अपने ग्राहकों को बेचना है, तो वो तमाम की तमाम आपकी मर्चेंडाइज होंगी। और जब हम उसको अकाउंटिंग की बुक में लिखेंगे तो मर्चेंडाइज या गुड्स के नाम से नहीं लिखेंगे, परचेजिस के नाम से लिखेंगे। परचेजिस सिर्फ मर्चेंडाइज और गुड्स के लिए ही इस्तेमाल की जाती है। दुनिया की कोई भी अकाउंटिंग हो पूरी वर्ल्ड में, दुनिया में, परचेज का लफ्ज़ सिर्फ मर्चेंडाइज और गुड्स के लिए इस्तेमाल होता है। आप इसको आज ही यहीं पे याद कर लें, जहन नशीन कर लें। ठीक है, और जब हम ये हो गया, आगे चलते हैं सेल्स। और जैसे मैंने बताया है कि जब मर्चेंडाइज गुड्स को जो है ख़रीद के लाते हैं बेचने की नीयत से, जब उसको रिकॉर्ड करते हैं कारोबारी किताब के अंदर, तो हम परचेज़ के नाम से करते हैं। लेकिन जब उस मर्चेंडाइज और गुड्स को हम अपने ग्राहकों को बेचते हैं, ज़्यादा कीमत पर रीसेल करते हैं, तो उसके लिए फिर वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा सेल्स का। ये परचेज़ और सेल्स के लफ्ज़ याद रख लें, सिर्फ और सिर्फ मर्चेंडाइज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। मर्चेंडाइज बोलें या गुड्स बोलें, इनके लिए इस्तेमाल होते हैं जिसका हम कारोबार कर रहे होते हैं। बाकी कोई भी चीज़ हम अकाउंटिंग में ख़रीदेंगे उसके नामों से लिखी जाएगी। परचेज़ करते भी जगह फर्नीचर ख़रीदते हैं तो फर्नीचर को फर्नीचर के नाम से लिखेंगे परचेज़ करते वक्त, और जब उसको फर्नीचर को ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ख़रीद लिया या यूज़लेस है, उसको बेचते हैं, तो फर्नीचर के नाम से ही क्रेडिट करते हैं उसको हम। ठीक है, आगे सर्विस रेवेन्यू। सर्विस रेवेन्यू उसको बोलते हैं, अगर आपका कारोबार, जैसे अगर आप डॉक्टर हैं या वकील हैं, तो आप कोई चीज़ अपनी दुकान पर रख के बेचते नहीं हैं, बल्कि आप अपने शोबे में माहिर हैं, आप अपनी खिदमत बेचते हैं। जब कोई वकील अपने क्लाइंट को अपनी खिदमत देता है तो उसको कहते हैं, देता है तो किसी पैसे के एवज़ में जो पैसा अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट में वकील लेता है, उसको सर्विस रेवेन्यू बोलते हैं। कोई डॉक्टर अपने मरीज़ से चेक करने के बाद उसकी ट्रीटमेंट का पैसा लेता है, तो वो उसकी सर्विस इनकम होती है। कोई ड्राई क्लीनर आपके कपड़ों पे प्रेस करके आपको कपड़े दे देता है, तो उसके अगेंस्ट में जो पैसा लेता है वो उसकी सर्विस इनकम होती है। जो कारोबार सर्विस टाइप के होते हैं, जहाँ पे सिर्फ खिदमत मुहैया की जाती हैं, उनकी आमदनी सर्विस इनकम कहलाती है। ठीक है, समझ में आ रहे हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पे कोई फिजिकल फॉर्म की अशिया की खरीदो फरोख्त नहीं होती, बल्कि मैं जिस शोबे का माहिर हूँ, अगर मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, किसी की इलेक्ट्रिक में रिपेयर करता हूँ, जाके सही करता हूँ, तो उसके अगेंस्ट में अगर मैं पैसा लेता हूँ, तो जो पैसा मुझे मिलेगा इलेक्ट्रिक सही करने में, वो मेरी सर्विस इनकम कहलाएगी। ऑडिटर होता है, ऑडिटर का काम होता है अकाउंट्स को चेक करना। साल के अख्ताम पर जब अकाउंटिंग का रिकॉर्ड मुकम्मल हो जाता है, चेक करता है कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, तो वो अपने चेक करने के अगेंस्ट में जो फ़ीस लेता है, तो वो उसकी सर्विस इनकम कहलाती है। यानी ऑडिट फीस जो होती है वो सर्विस इनकम कहलाती है। एक टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ाता है और उसकी से फ़ीस चार्ज कर, पैसा लेके पढ़ाता है, तो वो फ़ीस जो है वो पैसा अपने स्टूडेंट से ले रहा है, तो वो उसकी सर्विस इनकम कहलाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इतनी एग्जाम्पल दे दी मैंने। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। परचेज़ का लफ्ज़ जब आता है तो मर्चेंडाइज़ के लिए आता है, हमेशा याद रख लें। इसी तरह सेल्स का लफ्ज़ जब भी आता है तो मर्चेंडाइज़ के लिए आता है। जब आपने परचेज़ यानी मर्चेंडाइज़ खरीदी थी, अगर मर्चेंडाइज़ में कुछ फॉल्ट निकल गया, कोई ख़राब निकल गई, जब आपने घर पे लाके चेक करा, तो आप लाजमी जिससे ख़रीदी थी परचेज़र जो दुकानदार से, अब वो सामान ख़राब वाला सामान उसको वापस कर देंगे, तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। ठीक है, मर्चेंडाइज़ की परचेजिंग की बात कर रहा हूँ, परचेज़ का लफ्ज़ मर्चेंडाइज़ के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से सेल का लफ्ज़ भी मर्चेंडाइज़ के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम किसी ग्राहक को सेल्स करते हैं, मर्चेंडाइज़ बेचते हैं अपने अकाउंट, और जब ग्राहक अपने घर जाता है और चेक करता है हमारा बेचे हुए सामान को, अगर उसमें से कुछ फॉल्ट निकलता है, डिफेक्टिव निकलती है, वो हमें लाके वापस कर देता है, तो ऐसा वापसी किया हुआ सामान क्या कहलाएगा? सेल रिटर्न एंड अलाउंस। ठीक है, डेटर एक लफ्ज़ आता है DEBTOR, डेटर का लफ्ज़ होता है, मैं जब आप फ़र्ज़ करें आपकी दुकान है परचून की, मोहल्ले के लोगों से जान पहचान है, कुछ लोग आपके पास आते हैं कि भाई अरशद साहब आप हमें जो है 5 किलो चावल दे दे हैं, लेकिन हम आपको अभी पैसे नहीं देंगे, अगले महीने हमारी तनख्वाह आएगी पैसे दे देंगे। तो आपके ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो दुकानदार आपको उधार में
उधार में आपको 5 किलो चावल दे देता है और अपने खाते में लिख लेता है कि मिस्टर अनवर साहब को मैंने 5 किलो चावल बेचे हैं जो मुझे 1 महीने के बाद देंगे। ये जो टाइम पीरियड 1 महीने तक का रखा होता है जिसमें पैसे नहीं आते, इस पीरियड के अंदर तक इस कर्जे को क्या बोलते हैं, डेटर, यानी वो पैसा जो ग्राहकों से कारोबारी शख्स ने ग्राहकों को उधार माल बेचा था और वादे के मुताबिक वक्त पर उनसे वसूल करना है, वो पैसा जो उधार की सूरत में अपने ग्राहकों से वसूल करना है उसको डेटर बोलते हैं। डेटर डेटर की जगह एक लफ्ज़ और इस्तेमाल होता है अकाउंट रिसीवेबल, इसकी जगह दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अकाउंट रिसीवेबल। ब्रिटिश फॉर्म में या इंडियन फॉर्म के अंदर हम डेटर बोलते हैं, लेकिन अमेरिकन फॉर्म के अंदर हम रिसीवेबल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, मैं जल्दी अपने अल्फाजों में बता रहा हूँ। एक टर्म और है 3.12, इसमें क्रेडिटर। जब हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं, हम भी कारोबारी दार हैं, दुकानदार भी कारोबारी शख्स है, हमारे पास कुछ ऑर्डर्स आए होते हैं सप्लाई करने के, लेकिन हमारे पास उन सामान को ख़रीदने का पैसा नहीं होता। हम दुकान पे जाते हैं, दुकान से हमारी जो कि डीलिंग होती रहती है माजी के अंदर, दुकानदार हमें जानता है, उससे कहते हैं कि भाई हमें 500 डब्बे पत्ती के चाहिए या 100 डब्बे लिप्टन के चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम आपको 15 दिन के बाद पेमेंट कर देंगे। दुकानदार के और हमारे ताल्लुकात अच्छे होते हैं, दुकानदार हमें उधार में पैसे दे देता है, 15 दिन के उधार में 100 पत्ती के डब्बे दे देता है और पैसा हम उसको 15 दिन के बाद वादे के मुताबिक देंगे। तो इस पीरियड तक जब तक पैसा ना मिले दुकानदार जिसने हमें माल बेचा है, हमको दिया है, तो वो दुकानदार इसको क्रेडिटर, जिससे हमने माल ख़रीदा है उधार में, हमने चूँकि 15 दिन बाद का वादा करा है, उसको 15 दिन के बाद पेमेंट करनी है, तो जब तक हम अपनी बुक में उसको क्रेडिटर रखेंगे, क्रेडिटर उसका दूसरा नाम होता है अकाउंट पेबल, यानी इस शख्स को हमने इतने दिनों के बाद पेमेंट करनी है। जब तक पेमेंट नहीं करी, जब तक उसको लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे, यानी ये वाजिबात हैं जो हमने पे करने हैं। क्रेडिटर का मतलब है वो पैसा जो हमने वादे के मुताबिक अपने उन लोगों को देना है जिनसे हमने उधार माल ख़रीदा है या उधार पैसा लिया है, वो हमारे क्रेडिटर होते हैं। ठीक है जी। कैश डिस्काउंट, आगे हमारी कैश डिस्काउंट। जब हमारा पैसा किसी शख्स के पास पड़ा होता है, उसने हमसे वादा किया है 15 दिन में मैं आपको 10,000 रुपये दे दूंगा, और जब 15 दिन गुजर जाते हैं हम उसको नोटिस देते हैं कि भाई पेमेंट कर दो आपने वादे के मुताबिक, वो नहीं देता या फ़र्ज़ करें एग्जाम्पल छोड़ें इसको, अगर हम किसी शख्स को जो है माल बेचते हैं उधार में और वो हमसे उधार कहता है कि मैं आपको 1 महीने के बाद पेमेंट कर दूंगा, 10,000 रुपये का हम उधार में माल बेचते हैं। अब हम सोचते हैं कि पता नहीं ये शख्स देगा या नहीं देगा 1 महीने के बाद पैसा, ऐसा क्यों ना करूं, मैं इसको एक लालच दे देता हूं। मैं इसको कहता हूं अगर आपने मुझे 10 दिन में मेरे 10,000 रुपये वापस कर दिए, पेमेंट कर दी, तो मैं उसमें से आपको 2,000 रुपये की रियायत कर दूंगा। तो लालच में वो 1 महीने के बजाय आपको जो है 10,000 की जगह 8,000 वो आपको दे पेमेंट कर देगा, 2,000 उसके बच जाएंगे। ये जो उसके पैसे 2,000 बच रहे हैं और जो हमारे को कम मिल रहे हैं, इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। एक तरफ मुनाफा होता है कैश डिस्काउंट कम दे रहा होता है, और एक तरफ नुकसान होता है कैश डिस्काउंट में, चूँकि हमें कम मिल रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह ट्रेड डिस्काउंट का लफ्ज़ आता है। ये मतलब आप जान लें अकाउंटिंग में 3.14 में ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जब हम मार्केट के अंदर कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं, जब हम दुकानदार से कोई चीज़ ख़रीद लेते हैं, एक दुकानदार की लिस्ट प्राइस लगी हुई होती है, बाटा की जूते की दुकान में जाते हैं या सर्विस की, तो जूते के नीचे कूपन में प्राइस लिखी होती है, तो उसको बोलते हैं लिस्ट प्राइस। लेकिन हर कस्टमर उस प्राइस पे ख़रीदने की तैयार नहीं होता, वो बार्गेनिंग करता है, कीमत कम करवाने की कोशिश करता है। जब दुकानदार इंटरेस्ट देखता है या ख़रीदने के लिए रेडी है, तो वो कुछ कीमत कम कर देता है। जितनी कीमत वो कम करता है और उस कम कीमत पे बाद दोनों एक बेचने के लिए तैयार हो जाता है कम की भी कीमत पे, और दूसरा ख़रीदने के लिए तैयार हो जाता है। जब ये ट्रांजेक्शन दोनों के दरमियान में हो जाती हैं, तो जो कीमत कम की गई होती है ख़रीदो फरोख्त में बार्गेनिंग के अंदर, उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। यानी अब ट्रेडिंग हो इस अमाउंट के ऊपर ट्रेड हो गई है इतना रियायत देने के बाद। ठीक है स्टूडेंट, जैसे ये मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया लिस्ट प्राइस, यानी जो मैंने एग्जाम्पल दिए जूते की दुकान में कूपन में कीमत लिखी होती है वो लिस्ट प्राइस है। आपने बार्गेनिंग करी तो उसने आपको 10 रुपये छोड़ दिए, तो आपने उसको पेमेंट 490 रुपये कर दी, ये इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस क्या होता है? इनवॉइस वो होता है रसीद होती है जिसके ऊपर ख़रीदो फरोख्त होती है। ठीक है, जो डिस्काउंट होता है ट्रेड डिस्काउंट होता है, ये जो रियायत होती है इसको हम अकाउंटिंग बुक में इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करते। ठीक है, हम सिर्फ जिस पे रसीद बनी है इनवॉइस बनी है
ठीक है, या वाउचर बनाए उसकी प्राइस की रिकॉर्डिंग करते हैं। चूँकि अकाउंटिंग में हर ट्रांजैक्शन की सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो होता है वो इनवॉइस होता है, या रसीद होती है, या कैश मेमो होता है, जिसको वाउचर भी बोलते हैं, इनवॉइस भी बोलते हैं, कैश मेमो भी होते हैं। उसी को हम रिकॉर्ड में रखते हैं, हमारा डॉक्यूमेंट होता है। ट्रांजेक्शन कल को जब कोई पूछा जाएगा कि ये ट्रांजेक्शन हुई है या नहीं है, तो आप वो रसीद निकाल के दिखा देते हैं उसकी। ठीक है, कैश ट्रांजेक्शन नेक्स्ट है आपको। कैश ट्रांजेक्शन का मतलब है जब हम कोई माल उधार मार्केट से ख़रीदते हैं, उसके अगेंस्ट खरीदते वक्त ही उसी वक्त पेमेंट कर देते हैं, तो उसको कैश ट्रांजेक्शन कहते हैं। जो माल उधार में ख़रीदते हैं, एक माल तो आज ले लेते हैं लेकिन पेमेंट 1 महीने बाद करते हैं, वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है, जो आगे बताई है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन वो होती है जो उधार में की जाती है, और कैश ट्रांजेक्शन होती है जो नकद में की जाती है, यानी मान लो उसी वक्त पैसे दे दो। हम दूध खरीदते हैं मार्केट से, 2 किलो दूध दो, तो उसी वक्त पेमेंट कर देते हैं उसको 2 किलो दूध की, तो ये बोलती है कैश ट्रांजेक्शन। लेकिन अगर हम दूध लेते हैं और 1 महीने बाद पेमेंट करते हैं, तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहलाएगी। पेमेंट चूँकि वो चीज़ लेते वक्त पेमेंट नहीं हो रही, बाद में पेमेंट की जा रही है, तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगी जब तक पेमेंट नहीं हो रही। जो फौरी तौर पर चीज़ लेते वक्त पेमेंट करो तो कैश ट्रांजेक्शन होती है। होलसेल ट्रेड क्या होती है? बड़े पैमाने पर ट्रेड होती है, कम प्राइसिस पे रिटेलर ख़रीदता है होलसेल से। जितना माल रिटेलर यानी खुर्दा फरोश होलसेल से यानी थोक फरोश से ख़रीदता है किसी ख़ास प्राइस पर, तो वो होलसेल ट्रेड कहलाती है। ठीक है, अंदर इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी मैंने रिटेल का बताया। रिटेल वो होता है जो छोटे पैमाने में कारोबार करता है। मोहल्ले में जितनी दुकानें आपको नज़र आ रही हैं, ये सब रिटेल दुकानें हैं। जैसे पान बीड़ी की दुकानें होती हैं, बेकरी होती हैं, मिठाई की दुकानें होती हैं, दूध की दुकानें होती हैं, मेडिसिन स्टोर होते हैं, मेडिकल स्टोर होते हैं, ठेले होते हैं, आम बेच रहा है, अमरूद बेच रहा है, कीनू बेच रहा है, जो है ये सारे के सारे रिटेल का काम कर रहे होते हैं। खुर्दा फरोख्त ये होल सेलर से माल ख़रीद के लेकर आते हैं, जो है बड़े पैमाने पर कम कीमत पर, और आपके पास आपको छोटी छोटी मिकदार में जो है ज़्यादा कीमत पर बेचते हैं। तो जो इनकी ख़रीद कीमत और ज़्यादा बेची हुई कीमत के दरम्यान में जो फ़र्क होता है वही इनका मुनाफा होता है। बैड डेट्स होता है जब हम किसी को उधार में माल बेचते हैं और उससे कहते हैं कि 1 महीने के बाद वो हमसे, जब हम माल बेचते हैं कस्टमर हमसे कहता है कि मैं 1 महीने के बाद पेमेंट करूँगा, लेकिन जब 1 महीने का वक्त आता है मुझसे पैसे मांगते हैं, वो पेमेंट नहीं करता। हम रिमाइंडर याद दहानी के खतूत भेजते हैं, फिर भी नहीं करता, तो फिर हम ये समझ लेते हैं कि अब इस शख्स से नहीं मिलेगा पैसे। जब हमारे को ये इस बात का डाउट हो जाए, पॉसिबिलिटी करीब आ जाए कि इससे पैसे नहीं मिलेंगे, इम्कान हो जाए, तो उसको हम बैड डेट्स, जो हमारा डेट माने कर्जा था वो बैड हो गया। जब पैसा मिल जाता है गुड डेट्स कहलाता है, जो पैसा नहीं मिलता वो बैड डेट्स हो जाता है, यानी जो है बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब दिवालिया। असेट बताया था हमने, कारोबार के अंदर ऑपरेटिंग असेट का लफ्ज़ कहा था। वो तमाम असासे जो कारोबार के अंदर मौजूद होते हैं या जो कारोबार की मलकियत होते हैं और जिनको इस्तेमाल करके कारोबार किया जा रहा होता है, वो कारोबार के असासे यानी असेट कहलाते हैं। जैसे कारोबार का कैश कारोबार का असेट्स है, कारोबार का जितना पैसा बैंक में रखा है वो कारोबार का असेट्स है। कारोबार के पास बैठने उठने के लिए फर्नीचर है, टेबल है, कुर्सियाँ हैं, जिन पे लोग आते हैं बैठते हैं, वो कारोबार का असेट्स है। कारोबार के पास कंप्यूटर हैं, कुछ प्रिंटर हैं, स्कैनर हैं, जो कि इनको इक्विपमेंट कहेंगे, तो ये कारोबार का असेट्स है। कारोबार के नाम है सारी चीज़ें। ठीक है, इसी तरह कारोबार का अगर कारोबार की जो ऑफिस है वो अपना है तो वो कारोबार का असेट्स है। कारोबार का कोई बिल्डिंग पड़ी है, कोई ज़मीनें पड़ी हैं, वो कारोबार का असेट्स है। कारोबार का पास कोई कार है आने जाने के लिए, कोई जो है ट्रैक्टर है, ट्रक है माल सप्लाई करने के लिए, सुजुकी है माल सप्लाई, वो सब कारोबार के असेट्स होते हैं। ठीक है, अगर कारोबार का कुछ पैसा किसी के पास एडवांस पड़ा हुआ है तो वो भी कारोबार का असेट्स है। अगर कारोबार ने कुछ माल जो है ख़रीद के रखा हुआ है दफ्तर में इस्तेमाल होने के लिए, छोटी मोटी अशिया पे कागज़, पेपर, पेंसिल, रबड़ वगैरह जो है जब तक इस्तेमाल नहीं हुआ वो भी कारोबार का असेट्स है। ठीक है, लायबिलिटीज़ माने वो लोग जिनसे हमने पैसा कारोबार चलाने के लिए उधार में लिया है और वादा करा है कि 3 महीने बाद 6 महीने बाद दे देंगे। जब तक उनको नहीं दिया हमने पैसा, उस वक्त तक वो लोग हमारे पास लायबिलिटीज़ यानी ज़िम्मेदारी कहलाएंगे। ये हमने पैसा वक्त पर देना है। जो पैसा कारोबार ने किसी थर्ड पार्टी को देना है जिससे माजी में उधार लिया था, उस पैसों को हम कहेंगे ये कारोबार की लायबिलिटीज़ है, यानी इसको अदा करना है हर सूरत में। ठीक है, टोटल सेल वो होती है कि आपने 1 साल के अंदर, एक कारोबारी पीरियड के अंदर जितनी भी सेल्स करी है,
सेल्स करी है उसको टोटल सेल्स करते हैं, यानी टोटल सेल्स वो होती है जिसमें से रिटर्न और डिस्काउंट माइनस नहीं होता, वो ग्रॉस सेल्स या टोटल सेल्स कहलाती है। जब उसमें से रिटर्न सेल्स और डिस्काउंट्स, सेल के ऊपर जो डिस्काउंट होता है वो माइनस कर देते हैं, वो नेट सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। वाउचर रसीद को बोलते हैं, जब हम कोई चीज़ की खरीदो फरोख्त करते हैं तो उसमें एक रसीद इशू करते हैं, उसको बोलते हैं हम वाउचर्स। वाउचर। तो स्टूडेंट ये मैंने सारी आपकी टर्मिनोलॉजी अपने अल्फाज में बता दी है, अंदर किताब का आप पढ़ लें, सामने इंग्लिश नज़र आ रही है, लेकिन मैंने मतलब इनका अपने अल्फाजों में बता दिया है। एक टर्म और आ रही है अकाउंट। अकाउंट माने तफसील, यानी किसी भी कारोबारी सौदे की तफसील। अगर मेरे पास कोई कैश, कारोबार का कैश है तो कैश की तफसील का अकाउंट होना चाहिए, अकाउंट होना चाहिए। अगर मेरे पास मर्चेंडाइज, एक साल में कितनी मर्चेंडाइज मैंने खरीदी है और कितनी वापस करी है, तो उनका अकाउंट होना चाहिए मेरे पास, वो होगी मर्चेंडाइज अकाउंट कहलाएगा। ठीक है ना, उसकी तफसील होगी। अगर मैंने कोई चीज़ फर्नीचर ख़रीदा है तो फर्नीचर की तफसील होगी, किस तारीख को कितना कितना फर्नीचर ख़रीदा है और किस तारीख को कितना कितना फर्नीचर वापस कर दिया है या इस्तेमाल नहीं करना था उसको बेच दिया। ये तमाम डिटेलें जिन चीज़ों की होती हैं उसका जो उन्वान होता है वो उस अकाउंट का टाइटल कहलाता है, और जो उसके अंदर एंट्रियाँ लिखी जाती हैं डेबिट और क्रेडिट साइड में, वो उसकी तफसील होती है। ठीक है। इन तमाम चीज़ों को पूरी फुल डिटेल के साथ, किसी उन्वान के ऊपर किसी डिटेल के साथ जो उसकी इंफॉर्मेशन तारीख वारी होती है वो अकाउंट कहलाती हैं। ठीक है। सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस ये है कि कारोबार में बहुत से अखराजात ऐसे होते हैं जो कभी कभी होने वाले होते हैं। जैसे अचानक चौकीदार ने 15 दिन के पैसे मांग लिए या 10 दिन के लिए कुछ एडवांस मांग लिया आपका, तो वो जो खर्चा आपका होगा वो सन्ड्री एक्सपेंस कहलाएगा। कभी अचानक बिल आ गया कोई ज़्यादा बढ़कर तो आपने पे करा, तो वो खर्चा जो होगा सन्ड्री एक्सपेंसेस कहलाएगा। नहीं, दीगर अखराजात जो अलग अलग इतने छोटे छोटे अखराजात होते हैं जिनको अलग अलग नहीं रिकॉर्ड करते, बल्कि उन सारे अखराजात का नाम सन्ड्री एक्सपेंस कर देते हैं या मिसलिनियस एक्सपेंसेस कर देते हैं। मिसलिनियस भी होते हैं मुत्तफरिक अखराजात। इसी तरह अकाउंटिंग पीरियड, आप जानते हैं कि हर कारोबार का एक पीरियड होता है, हर कारोबार का एक पीरियड होता है जिसके अख्ताम पर वो प्रॉफिट और लॉस मालूम करता है कि भाई हमने जनवरी की 1 तारीख को अपना कारोबार शुरू करा था और आज 31 दिसंबर है, और तो 31 दिसंबर कारोबार आज हमारा पीरियड मुकम्मल हो गया। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना के कारोबार देखते हैं कि हमने कारोबार का जो ऑपरेशन किया था पूरा साल में, हम मुनाफे में रहें नुकसान में रहें। ठीक है। तो अगर जनवरी 1 से स्टार्ट करते हैं और 31 तारीख को क्लोज करते हैं कारोबार को, तो ये अकाउंटिंग पीरियड 1 ईयर की अकाउंटिंग पीरियड होगा। अगर आप जुम्मा बाज़ार कोई माल बेचने जाते हैं, सुबह जाते हैं और शाम को वापस लाते हैं, तो आपका अकाउंटिंग पीरियड जो है सुबह स्टार्ट हो रहा है और शाम को ख़त्म हो रहा है, ये आपका अकाउंटिंग पीरियड होगा। जिस वक्त आपका कारोबारी एक्टिविटीज एंड हो रही होती हैं वही आपका अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है, और उस वक्त आप नफ़ा नुकसान मालूम कर रहे होते हैं। ठीक है। ये मैंने आपको तमाम टर्मिनोलॉजीज आपको बता दी आज के लेक्चर में जो है डिटेल में। तो मैं समझता हूँ आप इससे समझ गए होंगे। मिसालें देखिए, किताब आपके सामने रखी थी लेकिन मैंने अपने अल्फाजों में बयान करा है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसके बाद से मैं क्वेश्चन हल करना शुरू करूँगा, जनरल के क्वेश्चन हल करूँगा जो आपकी किताब में दिए हैं। यहाँ तक मैंने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपकी किताब का मुकम्मल कर दिया। अगर आपको याद रखें, ये सारा मेरा बताया हुआ कॉन्सेप्ट आपको याद है, तो आप बहुत अच्छी तरह से खुद अकाउंटिंग कर सकते हैं। आगे की तमाम अकाउंटिंग आपको समझ में आएगी। अगर ये तमाम चीज़ें मेरी बातें जहन में नहीं है, बार बार इसको जहन में रखें। तो अगर नहीं है तो आपको बहुत मुश्किल होगी अकाउंटेंसी। अगर ये सारी बातें आपको जहन में है तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, ठीक है, ACCA करें या सीमा करें, जो भी बहुत सारी अकाउंटिंग की फील्ड है, आपको कहीं मुश्किल नहीं होगी। यही कॉन्सेप्ट रहेंगे, हर दुनिया में कहीं भी पढ़ें यही कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो आप बार बार इसको देखें, ये बहुत काम की चीज़ें हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़। अब हम इसके बाद से प्रैक्टिकल अकाउंटिंग की तरफ चलेंगे, ताकि जो जिससे आपने इम्तहान देना है, ये इम्तहान जो हम सवाल करेंगे वो ये कॉन्सेप्ट जहन में होंगे तो सवाल हम हल कर पाएंगे, वरना आप कहेंगे ये मर्चेंडाइज़ की होती है, ये क्या होती है। थोड़े से कॉन्सेप्ट और रह गए हैं जो डेबिट एंड क्रेडिट मैं सफ़े पे लिख कर बताऊँगा आपको। पहले देखूँगा अगर आपकी अकाउंटिंग किताब में दिए सही है, वरना डेबिट एंड क्रेडिट के वैसे तो मैंने अपने लेक्चर पहले से दिए हुए हैं, पिछले एग्ज़ाम में मैंने दिए थे डेबिट क्रेडिट, सारी चीज़ें बताई भी। आप मेरे लेक्चर देखें पुराने, सारी किताब के जितने फॉर्मेट पर सवाल आए हैं वो सब बताए हुए हैं मैंने। लेकिन अब मैं दोबारा से कर रहा हूँ आपको और तैयारी करने के लिए। तो चलते हुए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरों को भी शेयर करें, और आप देखते ही लाइक तो कर दिया करें। मैंने देखा है कि लाइक आप लोग देख तो रहे होते हैं लेकिन लाइक कभी भी नहीं कर रहे होते। लाइक नहीं कर रहे होते तो आपको कम से कम एक लाइक तो हमें करना चाहिए, हम इतनी मेहनत कर रहे होते हैं आपके लिए।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।